सभी को। स्वागत है आपका फिजिकल 26 यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो धैर्य रखते हुए पेशेंस के साथ हम साइंस लेक्चर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज शुरुआत करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ने की। देखिए, आपके सिलेबस में आपको एडेप्टेशन इन प्लांट्स और एडेप्टेशन इन एनिमल्स दोनों पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम एडेप्टेशन इन प्लांट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू क्या, शुरू करने वाले हैं। देन अगले लेक्चर में हम एडेप्टेशंस इन एनिमल्स को पढ़ेंगे। नाउ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सा, एक प्यारा सा, बहुत ही पिक्चर लगाया है। ये क्या है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या है ये? एक इंसेक्टिवोरस या इंसेक्टिवोर्स कह लीजिए। इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, मतलब ये कीट पतंगों को खाता है और कुछ कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि वो रैबिट या किसी रोडेंट जैसे कि नेवले को या इन मतलब ऐसे छोटे छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। तो ये ऐसे क्यों हैं, ये इस तरीके से इनका मैकेनिज्म क्या है, इन सबको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये लेक्चर आपको देखने से लग ही रहा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हम एडेप्टेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है कोई ऐसा चेंज, मतलब कि प्लांट्स की बॉडी में कोई भी एक ऐसा चेंज जो उन्हें दो चीज़ों के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए। सबसे पहला, सरवाइव करने के लिए फूड। दूसरा, उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, कोई भी स्पीशीज, कोई भी प्रजाति, चाहे जानवर की हो, इंसानों की हो या पेड़ पौधों की हो, आगे तभी तक कंटिन्यू करेगी जब तक वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर कोई एक प्रजाति अपने नए शिशु को, अपने नए बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी और बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए एडेप्टेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी भी जीव जंतु के अंदर वो चेंजेस जो उन्हें, उनको जीने में मदद करें और रिप्रोड्यूस करने में मदद करें। यहाँ पे एक शब्द लिखा है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट का मतलब है आसपास का वातावरण जिसमें कोई भी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट एक हैबिटेट है, ठीक है, रेगिस्तान एक हैबिटेट है। वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस अलग हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप चले जाइए, वहाँ बहुत बारिश होती है। डेजर्ट में बारिश होती ही नहीं है, नाम मात्र की बारिश होती है। कोल्ड डेजर्ट में चले जाइए, बहुत ठंडा वहाँ पे आपको वातावरण मिलेगा। हॉट डेजर्ट में चले जाइए, बहुत गर्म मिलेगा, 50-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। कोल्ड में जाएंगे तो माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है, पहुंच जाता है इनफैक्ट। तो ये सब क्या है? हैबिटेट। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन किसी भी जीवित जानवर में या पेड़ पौधों में होने वाले वो बदलाव हैं जिनके कारण वो अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि जी सकते हैं, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने नए शिशुओं को पैदा कर सकते हैं। इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। अब ये चेंजेस तीन तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल, देन फिजियोलॉजिकल, देन बिहेवियरल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज होना। आप समझिए, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में चेंज हो, यानी कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है। जैसे अगर आप डेजर्ट में देखेंगे तो बाहर से वहां के प्लांट्स में क्या चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि बाहर का उनके स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उनके पत्ते कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत लंबी और दूर तक फैली होती हैं, ताकि वो, अगर उन्हें 2-4 बूंद भी पानी मिल रहा है तो वो आसानी से उस पानी को ले सकें। तो ये मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज होना। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है? फंक्शन में चेंज होना, यानी कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो उनके चेंज हो जाते हैं। जैसे डेजर्ट की कैक्टस के पौधे की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होता है,
ये आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस हर प्लांट में दिन के टाइम होता है। तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, तभी ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है, राइट। लेकिन इनके फंक्शन में क्या बदलाव होता है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग रात के टाइम होती है। रात के टाइम क्यों होती है भाई, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है। अगर वो दिन में ही खुल जाएंगे तो उन्हीं पोर्स से वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। स्टोमेटा के जो छेद होते हैं उसमें से एयर का तो एक्सचेंज होता ही है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, साथ ही साथ में वहां पे वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होता है, जिसे कि हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन में भी चेंज है। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज आपको जनरली जानवरों में देखने को मिलेगा, जैसे कि वहां पे जो रेप्टाइल्स होते हैं, डेजर्ट में जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे बड़ी सी लिजर्ड, छिपकली हो गई या सांप हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दिन में नहीं निकलते क्योंकि दिन में वहां एक्सेस गर्मी होती है। तो ये निकलते हैं रात में, जब टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग होता है। तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया ना, जैसे ही हैबिटेट चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ। और बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है कि एडेप्टेशन हुआ इनके अंदर। ऑलराइट, अब देखिए हम बारी बारी से डिफरेंट हैबिटेट्स को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट्स में वो देखते हैं। सबसे पहला है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, आपको पता ही है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं, जरा ये देख लेते हैं। सबसे पहला है हॉट एंड ड्राई रीजन। वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी के कारण वहां पे बिल्कुल भी नमी नहीं मिलेगी पानी में आपको, मतलब एयर में, वहां के हवा में नमी खत्म हो जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा ना आपको कि 50 डिग्री सेल्सियस, 54, 55 इतने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कहीं कहीं तो चला जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि बहुत गर्म और बहुत ही ड्राई रीजन होता है। दूसरा स्कैंटी रेनफॉल, मतलब अगर आप ये कहोगे कि वहां बारिश होती है तो फिर ये मजाक वाली ही सिचुएशन हो गई कि कोई मजाक ही कर रहा है। वहां पे बारिश नाम मात्र होती है, ना के बराबर बारिश होती है। वाटर की स्कैरसिटी होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर रेनफॉल नहीं है, नदियां वहां बहुत कम मिलती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पे पानी की बहुत कमी हो जाएगी, राइट। तो वहां पे स्कैरसिटी का मतलब है पानी की बहुत कमी होती है। नेक्स्ट है, अब देखिए बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर किसी ने सुना रेगिस्तान, इसका मतलब है कि गर्म जगह, बट नहीं। डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, इंडिया की बात कर लें तो थार डेजर्ट हो गया, राइट। फिर एक और अफ्रीका में है कालाहारी डेजर्ट। ये सब डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट हैं, ये सब हॉट डेजर्ट हैं। कोल्ड डेजर्ट में आप बात कर लीजिए गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट आपको चाइना के रीजन में मिलेगा। उसके बाद इंडिया में देखें तो लद्दाख, लद्दाख को भी आप डेजर्ट कह सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिक। अंटार्कटिक तो आई थिंक सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट होगा अगर देखा जाए तो। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत गर्मी ही होगी वहां पे। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, मैंने आपको कहा ना माइनस में चला जाएगा, -50, -60 ऐसे टेम्परेचर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत हाई स्पीड सैंड स्टॉर्म्स चलती हैं। अब अगेन ठंडे डेजर्ट में तो आपको रेत ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे सब कुछ जमा हुआ होता है, फ्रीज्ड होता है। तो जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत तेज और बहुत फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, दिन में 4 बार तो आंधी आ ही जाएगी। सैंड स्टॉर्म, रेत की आंधी 4 बार तो आ ही जाएगी दिन में। तो बहुत हाई स्पीड सैंडस्टॉर्म्स चलते हैं वहां पे, ठीक है। रेत की आंधी बहुत तेज तेज चलती है ना। आप देखिए समझते हैं कि
डेजर्ट में एडेप्टेशंस क्या क्या है, आपने कंडीशन देख ली, गर्म है, पानी की कमी है, एकदम रेतीली तूफान चलते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में एडेप्टेशन किस तरीके का होता है रेगिस्तान में। सबसे पहला है थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस। क्यूटिकल मतलब एक तरीके की कोटिंग होती है लीफ सरफेस पे। ठीक है, अब समझो इस पूरे फंक्शन को। क्या है, मैंने आपको कहा कि अगर कोई लीफ है तो जनरली जहां आप रहते हैं, जनरली नॉर्थ इंडिया में या कहीं भी पूरे इंडिया में आप चले जाइए, जो डेजर्ट ना हो, तो वहां पे आपने जनरली ऐसे पत्ते देखे होंगे, चौड़े चौड़े टाइप से पत्ते देखे होंगे आपने। इन पत्तों में क्या होता है, इन पत्तों में कोई लेयर नहीं होती ऊपर, किसी तरीके की कोई कोटिंग नहीं होती है। ये पत्ते चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। इनके स्टोमेटा नॉर्मली फंक्शन करती हैं। देखो स्टोमेटा के सेल्स ना ऐसे होते हैं, ये गार्ड सेल्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये सब नॉर्मली फंक्शन करते हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे, दिन में इनके गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमेटा ओपन होगा, दिन में वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होगा और गैसेस का भी एक्सचेंज होगा। तो दिन और रात में ये एक ही तरीके से काम करते हैं। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, पहली बात तो ये पत्ते जो होते हैं ये इतने चौड़े ना हो कि ऐसे कटीले पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, आपने कैक्टस में देखा होगा, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इनके पत्ते का मॉडिफिकेशन किस में हो जाता है, स्पाइक्स में हो जाता है। दूसरी चीज, इनके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है लीफ सरफेस पे, जिससे कि इसमें ट्रांसपिरेशन कम हो। आपको पता है ना ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पानी का उड़ना भाप बन के या किसी भी तरीके से एक्सचेंज ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि ये स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इनके ऊपर एक क्यूटिकल सरफेस होता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है ओपनिंग है, एक छोटी सी ओपनिंग है जहां से पानी लॉस हो सकता है। अब भाई रेगिस्तान में पहले से ही पानी कम है, उसमें भी अगर लॉस हो जाए तो ये बेचारे जिएंगे कैसे। तो इसीलिए इनके स्टोमेटा ज्यादा ना होके कम होते हैं, दूसरे पत्तों के मुकाबले इनके स्टोमेटा पहली बात तो नंबर में कम होते हैं। दूसरी बात ये डीप पिट्स में होते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल लीफ पे अगर सरफेस पे स्टोमेटा है तो यहाँ पे डीप जाके स्टोमेटा होगा, ताकि धूप बहुत एक्सेस हो, टेम्परेचर बहुत एक्सेस हो, जो कि होता ही है, तो ज्यादा वाटर का लॉस ना हो। दूसरा, यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई पत्ती को आपने स्पाइक्स में कन्वर्ट कर दिया नेचर ने। ठीक है, इनको इनके स्टोमेटा एकदम अंदर कर दिए, तो भाई फोटोसिंथेसिस तो इन्हें करना ही है। तो फोटोसिंथेसिस इनके कौन करता है, स्टेम यानी कि तना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैक्टस में इसको कैक्टी पैड बोलते हैं। ठीक है, उसके तने को कैक्टी पैड बोलते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस करता है। आपने देखा होगा ना कैक्टस का जो तना होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट है कैम पैथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम पैथवे क्या है, ये एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है जिसके तहत स्टोमेटा कब खुलते हैं, रात में खुलते हैं। ठीक है, यानी कि दिन में वो क्लोज रहते हैं, दिन में इनके स्टोमेटा बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। इसको हम कैम पैथवे बोलते हैं। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं कैम पैथवे। नेक्स्ट है, इनके ऊपर जो हेयर होते हैं, सभी कैक्टस पे नहीं होते, कुछ कुछ कैक्टस पे होते हैं, हेयर होते हैं। ये हेयर बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं, मोटे से होते हैं, ताकि जो सनलाइट आ रही है वो अंदर तक कम पहुंच पाए और जिससे कि पानी का लॉस बहुत कम हो। इनके सीड्स लॉन्ग लिविंग होते हैं। आपको पता है ना कि अगर आप अपने गमले में कोई बीज लगाओगे तो उसको जर्मिनेट करने के लिए आपको उसे नमी देनी पड़ेगी।
अब रेगिस्तान में तो इतनी नमी है नहीं, कहाँ से आएगी नमी? तो इसके लिए क्या करते हैं, इनमें इनके सीड्स में ऐसे एडेप्टेशन होती है कि लंबे समय तक जी सकते हैं, और जब इन्हें अनुकूल एनवायरमेंट मिलेगा, यानी कि अप्रोप्रिएट वातावरण मिलेगा, तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका रूट सिस्टम डीप भी होता है और लॉन्ग भी होता है, यानी कि दूर दूर तक ऐसे फैले भी होते हैं और अंदर गहराई में भी गए होते हैं, ताकि ये जहां भी इन्हें वाटर मिल जाए बस खोद खोद के निकाल लेंगे पानी। तो ध्यान रहे, आप जिस भी हैबिटेट के एडेप्टेशन को पढ़ रहे हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। अगर आपको एक बार क्लाइमेटिक कंडीशन याद हो गई तो एडेप्टेशन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो तरीके के कैक्टस दिखाए हैं मैंने। ये कैक्टस आप सभी ने जनरली देखा होगा। मैंने आपको कहा था ना कि इनके पत्ते स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप ये देखो, ये स्पाइक्स में कन्वर्ट हो गए। इनका ये स्टेम है, ये वाला पोर्शन क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो ये स्टेम ग्रीन है, तो ये स्टेम क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ऑब्वियसली। ये देखो, ये कैक्टस, आप देख के आपको लग रहा होगा कि इन कैक्टस पे थिक डेंस हेयर है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का कैक्टस है, इस पे हेयर नहीं है पर इस पे हेयर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को डेजर्ट एडेप्टेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। रेन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, ये भी हॉट होता है, पर ये रेगिस्तान की तरह हॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी होती है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत नमी होती है, एक्सेस होती है, बहुत ज्यादा नमी होती है। और वेट, गीला क्लाइमेट होता है। गीला क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वो भी रोज। मतलब होता क्या है, जैसे सुबह धूप निकली, तो धूप निकलने के बाद दोपहर तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उसके कारण इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। अब आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर इवापोरेशन ज्यादा है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो आपको पता है कि बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि क्लाउड वहां पे आराम से वहीं पे रुकते हैं, वहीं पे बनते हैं, वहीं पे बारिश कर देते हैं। तो शाम तक वहां पे बहुत हैवी रेनफॉल, मतलब आप ये समझ लो कि 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश तो हो ही जाती है। 200 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा हुआ, ये अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ। नेक्स्ट, इनकी खासियत क्या होती है, यहाँ पे कैनोपी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब आप कैनोपी का मतलब समझो। कैनोपी का मतलब यह है कि कुछ पेड़ तो बहुत लंबे होंगे, ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से एक लेयर बना दी। कुछ पेड़ उससे छोटे होंगे, तो इनकी एक इस तरीके से लेयर बन गई। कुछ पेड़ और छोटे होंगे, तो इसे हम कहते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की कैनोपीज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैनोपी की डिफरेंट लेयर होती है। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे घने पेड़ होते हैं, इसलिए यहाँ इस फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, यानी कि जो नीचे का एरिया होता है, जो ग्राउंड होता है, वहां पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है। मतलब बहुत ही कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत घने कैनोपी हैं। तो अब आपको समझ आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन। इन सभी क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखना होगा, तभी आप एडेप्टेशन को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, इनके एडेप्टेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला है ड्रिप लीव्स। ड्रिप लीव्स का मतलब है, जैसे कि ये पत्ती है, तो इसकी जो ऐसे टिप होगी ना, ये बहुत पतली सी होगी, ताकि पानी अगर इस पे ऐसे 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 पड़े तो ऐसे स्लाइड होके ऐसे निकल जाए। ठीक है, ये वाटर ऐसे निकल जाए। ओके, इसीलिए होगी ड्रिप लीव्स। तो ये समझ आ गया पहली अडेप्टेशन। अब ये अडेप्टेशन आपको याद कैसे रहेगी? जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में रोज बारिश होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बटरेस और स्टिल्ट रूट। देखिए, बटरेस और स्टिल्ट रूट इसको मैं आगे आपको बताऊंगी पिक्चर के साथ। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं पर्पल और बरगंडी कलर। देखो,
जो विजिबल लाइट आती है, आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यूवी विजिबल लाइट में होती है। ये तो आपको पता ही है, जो हम देख पाते हैं 7 कलर का स्पेक्ट्रम, राइट। विजिबल कलर में भी पर्पल कलर जो होता है ना, पर्पल कलर में ये जो एब्जॉर्प्शन है सनलाइट की वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए वहां पे आपको रंग बिरंगे कलर के और खासकर पर्पल कलर के पत्ते नजर आएंगे पेड़ पौधों के। क्यों? ताकि वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर सके, राइट। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके, इसीलिए उनके जो कलर हैं वो क्या है, पर्पल कलर। नेक्स्ट है एपीफाइट्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कई बार पूछी गई है किसी भी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप वो केवीएस का टीचर बनना चाहते हो या एसएससी में दे रहे हो या रेलवे में दे रहे हो, कहीं भी। तो एपीफाइट्स में क्या है समझो। ये प्लांट है, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे कैनोपीज होती हैं, आपको मैंने कहा ना कि यहाँ पे कैनोपीज होती हैं। तो इसमें जो ग्राउंड पे जो सनलाइट है वो बहुत कम पड़ती है। अब वो पौधे जो ज्यादा हाइट के होते ही नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, तो वो ना इन इन पेड़ों पे उग जाते हैं, ठीक है। ये जमीन पे ना उग के इन पेड़ों पे उग जाते हैं। इसका रीजन, अब आप इसको ये मत समझ लेना कि ये पैरासाइट है ना, बिल्कुल नहीं। ये पैरासाइट तो बिल्कुल नहीं है। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों से खाना लेते हैं, पर ये जिस पेड़ पे उगे होते हैं उससे खाना नहीं लेते, ना ये खाना लेते ना ये पानी लेते हैं। बस ये उनके ऊपर उग जाते हैं ताकि इन्हें धूप मिल सके, ठीक है। तो ये आपको टहनी पे मिल जाएंगे, आपको ट्रंक पे मिल जाएंगे, पूरे तने पे, राइट। ये पेड़ पे ऐसे उग जाते हैं। एग्जाम्पल है इनके मॉसेस और ऑर्किड्स। ऑर्किड्स फूलों को कहते हैं, ऑर्चिड या ऑर्किड कुछ भी कहिए। मॉसेस, मॉसेस आपने देखी होंगी, टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, अगर कोई ऐसा सीन देखा हो जहां पे वो पहाड़ी सीन दिखाते हैं, तो ये पत्थरों पे मॉसेस उग जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोर्स प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंसेक्टिवोर्स प्लांट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलेंगे, ये हर उस सॉइल में आपको मिल सकते हैं। मतलब सॉइल नहीं, हर उस हैबिटेट में मिल सकते हैं जहां पे वहां की सॉइल ना न्यूट्रिएंट लेस हो जाए, यानी कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाए जो पेड़ पौधों को चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। दे डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन क्योंकि वहां की मिट्टी एसिडिक होती है, न्यूट्रिएंट लेस होती है, इसीलिए इन्हें दूसरे इंसेक्ट या एनिमल्स की भी जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा फोटोसिंथेसिस से, तो जाहिर सी बात है कि ये बनाएंगे, मतलब खाना तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये इंसेक्ट को या दूसरी चीजों को भी खाएंगे जिससे कि इनका पोषण इन्हें पूरा मिल सके, ठीक है। तो ये हो गए इंसेक्टिवोर्स प्लांट। अब आप यहाँ आइए, ये क्या है, ये है एपीफाइट्स। इन्हें आप क्या कह सकते हैं, एपीफाइट्स। मतलब ऐसे पौधे ये जो दूसरे पेड़ पे होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक पेड़ है और इस पे ये पूरा उग गया है, राइट। ये ऑर्किड्स हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि ये दूसरे पे उगे हुए हैं, किसी दूसरे पेड़ पे उगे हुए हैं, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एपीफाइट्स के। नेक्स्ट देखिए, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आपको ये शायद ब्यूटीफुल ना लगे, पर आपको ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होगा। मतलब अगर आप इंसान हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कीड़े मकोड़े तो बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको जब पहले भी पढ़ाया था तो बताया था, आप इसे मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। या एक मिनट, आप इसे मॉडिफिकेशन ना कहिए, आप इसे कहिए कि देखो नेचर क्या करती है, नेचर बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। नेचर सभी जीवों को जीने के लिए एक ना एक हथियार जरूर देती है, ठीक है। तो
अब ये क्या खाते हैं भाई? ये खाते हैं इंसेक्ट। अब तुम मुझे ये बताओ, ऐसे ही थोड़ा ना कोई कीड़ा इस पे जाके बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। तो जनरली इंसेक्टिवोर्स प्लांट में सुंदरता बहुत अद्भुत होती है। या तो इनमें देखो दो चीजें होती हैं जनरली। या तो इनके कलर्स बहुत सुंदर होंगे, ब्राइट कलर, एकदम बढ़िया कलर। या तो इनमें फ्रेग्रेंस अच्छी सी आएगी, जिस फ्रेग्रेंस के कारण इनकी तरफ इंसेक्ट या छोटे मोटे एनिमल्स खिंचे चले आते हैं। तो ये तो देखने से ही बड़ा प्यारा सा लग रहा है, सुंदर सा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कीड़ा सपोज यहाँ बैठेगा। अब यहाँ बैठेगा तो ये प्लांट जो है ना, ये सेंस कर लेता है, और उसी तरीके से ढक्कन ये बस गिरा दिया ढक्कन इसने। अब तो इंसेक्ट का काम हो गया। यहाँ देखो, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये लग रहा है गुजिया बनाने वाली जो वो आती है ना, माउल्ड, सांचा जो आता है गुजिया बनाने वाला, वैसा लग रहा होगा आपको ये। तो ये ऐसे खुले रहते हैं, इनके भी कलर्स अच्छे हैं, फ्रेग्रेंस निकलती है, इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे। अब जैसे ये यहाँ बैठते हैं, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं और खा जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है ना, तो ये एक लंबा सा यहाँ नीचे तक जाता है। अब इसमें ना यहाँ नीचे एक लिक्विड होता है। तो कीड़ा जैसे इस लिक्विड में गिरा, उसके बाद उसके निकलने के चांसेस ना के बराबर हैं। और जितना वो और कोशिश करता है बाहर निकलने की, पेड़ के जो हॉर्मोन्स हैं उसे ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये बाहर निकलना चाह रहा है, इसे मत निकलने दो। ठीक है। तो ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, देखो कितने सुंदर हैं। जब आप इससे मोहित हो सकते हैं, तो भाई कीड़े मकोड़े क्यों नहीं हो सकते, राइट? अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, रूट्स बताए थे। देखो, ये है बटरेस रूट। कौन सा रूट है? बटरेस रूट। और ये है स्टिल्ट रूट। ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब आपने अगर नोटिस किया हो कि जब यहाँ पे मॉनसून आता है, तो लगातार बारिश अगर 5-6 दिन हो जाए ना, तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। जहाँ पे मिट्टी हो, मतलब सड़क ना हो, तो वहां का एरिया ना दलदली सा बन जाता है, कीचड़ कीचड़ बहुत सारा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना, पेड़ों को चाहिए थोड़ा ज्यादा सपोर्ट। पहली बात तो ये कि रोज ही बारिश होती है तो भाई मिट्टी बह के निकलती रहती है, आपने नोटिस किया होगा। पेड़ लगे हैं फिर भी मिट्टी तो थोड़ी बहुत बहती है। अब यहाँ तो रोज ही बहती है मिट्टी। दूसरी चीज कि ये जो दलदली थोड़ी सी जमीन बन जाती है, कीचड़ वाली जो एकदम लूज सॉइल हो जाता है, तो इसमें इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो इसीलिए जनरली यहाँ के पेड़ पौधों में दो तरीके के रूट्स पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं बटरस रूट। इसका मतलब क्या है कि ये दूर दूर तक ऐसे बहुत लंबी ऐसे ऐसे फैली हैं। ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेंगी। सॉरी। ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेंगी, और सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट। ये जनरली आपने ना बरगद के पेड़ में देखा होगा। ठीक है। बरगद के पेड़ में देखा होगा, बैनियन ट्री में, कि ऐसे ऐसे ये निकल आते हैं नीचे और ये इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पूरे अडेप्टेशन। देखो, मैंने कई बार कहा है आपसे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसके इमेज को देखिए। अब बटरस रूट और स्टिल्ट रूट आपको शायद ऐसे समझ ना आए, पर आपने ये इमेज देख ली, तो अब आपको लगेगा कि अच्छा, ये बरगद का पेड़ तो मैंने देखा है, ये बटरस रूट भी मैंने कहीं कहीं देखे हैं। अगर आपने असलियत में ना देखा हो तो भाई किसी वीडियो में या ऐसे तो देखा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रास लैंड्स। देखिए, ग्रास लैंड का मतलब क्या है? ग्रास लैंड का मतलब है घास के मैदान, राइट? तो यहाँ पे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं? यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। ठीक है। यहाँ पे भी तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब ऑब्वियसली घास फूस खाने वाले। अब ध्यान रहे, मैंने यहाँ लिखा है हर्बीवोर्स एनिमल। तो कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा, अगर हर्बीवोर्स एनिमल इसका मतलब कार्निवोर्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्निवोर्स भी होते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे चीता वगैरह बहुत अच्छे से मिलेंगे।
ठीक है। अरे भाई चीता, शेर, ये सब कहाँ रहने जाएंगे आप बताओ। भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह नहीं सकते, वहां तो इतने घने पेड़ हैं कि नीचे धूप ही नहीं आती है, तो ये तो धूप के लिए तरस जाएंगे। डेजर्ट में ये लॉयन वगैरह रहते नहीं है। भाई डेजर्ट में पेड़ पौधे ही नहीं उगते, और पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, घास नहीं उगेगी, तो ये घास खाने वाले जानवर कहाँ से रहेंगे, और वही नहीं रहेंगे तो ये मांसाहारी कहाँ से रहेंगे। और ये कोल्ड रीजन में रह नहीं सकते, है ना, तो कहाँ रहेंगे ये। तो ऑब्वियसली ये हर्बीवोर्स एनिमल्स भी होते हैं यहाँ पे, और कार्निवोर्स एनिमल्स भी होते हैं। और यहाँ पे ग्रासेस मेन वेजिटेशन है, ज्यादा जो मुख्य वनस्पति है वो घास है, तभी तो इनका नाम ग्रास लैंड रखा है। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रास लैंड के, जैसे कि प्रेरीज। ठीक है, ये अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान कहते हैं। कहीं कहीं इनका नाम वेल्ड्स होता है ना, कहीं कहीं इनका नाम स्टीपीज होता है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर होते ये सभी ग्रासलैंड ही हैं। अब देखिए ग्रासलैंड में एडेप्टेशंस क्या क्या है। सबसे पहला, इनकी पत्तियां भी नैरो होती हैं। देखा है ना भाई, घास की पत्तियां ऐसी पतली, घास ऐसे ऐसी होती है ना, पतली पतली सी, ऐसी पतली पतली सी। इसका कारण क्या है। ऑब्वियसली वहां पानी कम है, तो सबसे पहले तो वाटर लॉस कम हो, ये इनका पहला मेन मुद्दा होगा, राइट। दूसरी चीज, ये इनके जो स्टेम होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, आसानी से बेंड कर जाएंगे। देखा होगा ना कभी घास में, मैदान में घास को लहलहाते हुए, कि भाई बहुत तेजी से हवाएं चली तो ये एकदम ऐसे बेंड हो गए, बट टूटे नहीं। ध्यान रहे, टूटे नहीं। ओके। इनकी जड़ें भी डीप रूट्स होती हैं। इसके दो रीजन है, पहला तो वाटर है इसका रीजन, राइट। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि ये जो घास खाने वाले जानवर हैं, ये अपने पैरों से ना, इन्हें आपने देखा हो कभी भैंस या गाय को घास चरते हुए, तो ये पैरों से खुरचते भी रहते हैं उन ग्रासेस को। तो इनके रूट्स लंबे होती हैं कि अगर ऊपर से काट भी दें, खा भी जाएं वो, तो नीचे से फिर से ग्रो कर जाएं, राइट। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन। अब सोचो ना आप, अरे भाई घास पे, घास के पास ऐसा क्या है कि कोई भी इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होगा। भाई इंसेक्ट तो उससे अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा ना, घास तो इंसानों को भी पसंद नहीं है, राइट। देखने में ना वो सुंदर है, ना उनके पास कोई खुशबू है, तो पॉलिनेशन का नेचर को कोई ना कोई माध्यम तो इन्हें देना ही था। तो प्रकृति ने इन्हें विंड पॉलिनेशन दिया, यानी कि इनके सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। आई एम सॉरी, सीड्स नहीं, पॉलेंस। इनके पॉलेंस बहुत ही हल्के होते हैं, राइट। तो ये आसानी से हवा के थ्रू पॉलिनेट कर सकते हैं ना। एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, एक करेक्शन करना है मुझे। जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, तो वहां पे मैंने एक चीज पढ़ाई थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेंथ को मैंने डक्टाइल बता दिया था, ठीक है, बट इट्स नॉट डक्टाइल। अब देखो समझ लो यहाँ पे एक बार फिर से, डक्टाइल और टेंसाइल में स्ट्रेंथ क्या, मतलब डिफरेंस क्या है। ये एक्चुअली मैंने बेंडिंग बताया है, तो मुझे इसे बताना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर सामने से कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उससे अपने आप को कैसे बचाया जाए, उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, मतलब एक तरीके का रेजिस्टेंस फोर्स होता है ये, कि अगर हवाएं चल रही हैं तो उसमें वो टूटे ना, ठीक है ना, उनके स्टेम टूटे ना, तो इसे आप कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। जबकि डक्टाइल एक अलग चीज है, डक्टाइल मेटल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंसाइल, वहां पे जो टेंसाइल लिखा टेंसाइल स्ट्रेंथ था, पर मैंने समझा उसे डक्टाइल दिया था। तो आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये दो पिक्चर्स लगाए हैं मैंने ग्रासलैंड के, ये देखो दूर दूर तक आपको घास नजर आ रही है, एक एक आधा पेड़ पौधे बहुत दूर दूर तक ऐसे पेड़ दिख जाएंगे आपको, ठीक है। पर जनरली यहाँ पे घास के मैदान में ऐसे ऐसे घासें ही आपको नजर आती हैं। ये दूसरा एक दूसरी पिक्चर है, इसमें आपको ये जेबरा घास खाते हुए नजर आ रहे हैं, ये एलिफेंट, बफेलो, ये सब ऐसे घूमते रहते हैं। अब देखिए नोट करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि ये घास आपको कैसे कलर के दिख रहे हैं, पीले कलर के। तो जब हम एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे ना,
तो हम उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइगर होते हैं ना, टाइगर या लॉयन जो होते हैं, वो इस तरीके से घात लगा के बैठते हैं कि वो इसमें नजर ही नहीं आते। उसको हम कहते हैं केमोफ्लेज। क्या कहते हैं? केमोफ्लेज। उस कला को हम कहते हैं केमोफ्लेज। ये हम जब पढ़ेंगे प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में एडेप्टेशन, तब हम देखेंगे इसे। ऑलराइट, नेक्स्ट आइए कोल्डर रीजन्स। कोल्डर रीजन्स का मतलब है ऐसी जगह जहां पे ठंडक रहती है। ओके, तो मैंने आपको कहा ना कि कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, तो कोल्डर रीजन में भी रेनफॉल कम होती है, स्नोफॉल होती है वहां पे, और सनलाइट लंबे समय तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है? क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि माउंटेन के जो रीजन होते हैं ना, ठीक है, कोल्डर रीजन जनरली आपको हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलते हैं। ठीक है ना, आप लद्दाख में चले जाइए, वो भी एक हाई एल्टीट्यूड है। हाँ, अंटार्कटिका में आपको इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं दिखेंगे, बट जनरली पहाड़ी रीजन में ऐसा होता है कि वहां पे सनलाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन पे सनलाइट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई मतलब ड्यूरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सूरज जल्दी निकल रहा है और देर से डूब रहा है। ओके, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, कहाँ की? कोल्डर रीजन की। अब मैंने आपको कहा ना कि आपको एक तरफ आपको ध्यान रखना है क्लाइमेटिक कंडीशंस, और दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन। तो यहाँ पे भी नीडल लीव्स होंगी। नीडल लीव्स क्यों होंगी? ताकि वहां पे बर्फबारी हो तो वो बर्फ आसानी से नीचे स्लाइड करके चली जाए, मतलब पत्ते पे रुके ना। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर पत्ते पे वो रुकेगी तो वो क्या कर सकती है, अगर फॉर मतलब पत्ते पे अगर बर्फ रुक जाए तो वो फ्रॉस्ट बाइट कर सकती है। ये फ्रॉस्ट बाइट आपने सुना होगा फसलों के लिए। मतलब अगर लंबे समय तक धूप ना निकले और बहुत ठंडा मौसम हो जाए तो उसे जो इफेक्ट होता है ना, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो नीडल लीव्स। दूसरा वैक्सी लीव्स। भाई डेजर्ट में पानी की कमी थी, तो डेजर्ट में वैक्सी लीव्स यानी कि उनके ऊपर जो क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल कोटिंग थी, उसका काम क्या था? पानी को बचाना। यहाँ पे भी वैक्सी लीव्स हैं। कोल्डर रीजन में भी पानी की कमी होती है, तो वाटर लॉस तो यहाँ पे एज कंपेयर टू डेजर्ट उतना नहीं होता, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखो समझो, डेजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, यानी कि पानी बहुत तेजी से भाप बन के उड़ेगा। लेकिन कोल्ड डेजर्ट में या कोल्ड रीजन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इवापोरेशन मतलब पानी की कमी तो यहाँ पे भी होती है, पर यहाँ पे इवापोरेशन का रेट उतना ज्यादा नहीं होता। तो एक तो फिर भी जितना है वाटर की कमी से बचाने के लिए, और दूसरा ऊपर से जो बर्फ पड़ती है तो वो अंदर तक इफेक्ट ना करे पत्तों में, पेड़ में, इसीलिए पत्तों पे वैक्सी कोटिंग होती है। नेक्स्ट, स्लोपिंग लीव्स। नीडल लीव्स का भी वही काम है, स्लोपिंग लीव्स का भी वही काम है कि बर्फ अगर पड़े तो बस उसे फटाफट से क्या करना है आपको? गिरा देना है। इसीलिए इनके पौधों का जो स्लोप है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। अब ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारी सी पिक्चर है, ये आपको दिख रही होगी। ये एक्चुअली माउंटेनियस या कोल्डर रीजन के ना पेड़, मतलब एक पौधे का पिक्चर है। ये देखो, आपको एक कांटीदार, ऐसे कांटेदार पत्ते लग रहे हैं इनके, ये एक्चुअली लीव्स ही हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं ये। तो अब आप सोचो ना, जैसे अब आपको यहाँ पे एक वैक्सी कोटिंग भी नजर आ रही होगी। ठीक है, तो जैसे ही इस पे बर्फ पड़ेगी ये स्लाइड होके ऐसे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, इसके टिप पे आके अटक जाएगी। राइट, तो ये देखो, पिक्चर से, मैंने कहा ना पिक्चर से बायोलॉजी काफी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं एक्वेटिक रीजन। अब एक्वेटिक रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? बहुत आसान है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि वो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है ना भाई, एक्वेटिक का मतलब क्या है कि पेड़ को हमेशा पानी में डूबे रहना होगा, और उन्हें वाटर के करंट का भी सामना करना होगा। वाटर के करंट का मतलब क्या है? जैसे हवा में वेव्स चलती हैं,
वैसे अगर ये एक वाटर बॉडी है तो इसमें भी वाटर करंट चलती हैं और वो बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं। तो अगर ये कोई पौधा ऐसे है, तो अगर ऐसे पानी आएगा तो ये पौधे ऐसे झुक जाएंगे, राइट। ऐसे ऐसे इन्हें टिल्ट होना पड़ेगा। समझ आई बात। ये एक्वाटिक रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी। अब उसी के अकॉर्डिंग हम एडेप्टेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इनकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं। इनकी लीव्स हॉलो होती हैं ऑब्वियसली। सॉरी, लीव्स नहीं, स्टेम। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें क्या करना है भाई, इन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तैरते रहना है इन्हें। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सपोज ये अगर वाटर है तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनके स्टेम लॉन्ग होंगे, अंदर से हॉलो होंगे और लाइट वेट होंगे, ठीक है, यानी कि हल्के होंगे। स्टेम में इलास्टिसिटी होगी, जैसा मैंने अभी कहा ग्रास लैंड में। तो ग्रास लैंड में विंड आती है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर करंट आएगी और ये पौधे ऐसे ये टिल्ट कर जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। देखो डेजर्ट में या माउंटेन रीजन में वैक्सी कोटिंग का मतलब क्या है। माउंटेन में या कोल्ड रीजन में उन्हें बर्फ से बचाना, डेजर्ट में इवापोरेशन से बचाना। यहाँ पे क्या इसका रीजन है, यहाँ पे इसका रीजन है पानी से बचाना। आप कभी नोटिस करना, अगर आप एक पत्ते को 10 दिन के लिए पानी में छोड़ दोगे ना, तो वो बिल्कुल ही मतलब खत्म हो जाएगी, गल जाएगी, पूरी पत्ती गल जाएगी, ठीक है। तो अब इन्हें तो पूरे जीवन ही पानी में गुजारना है, पूरा जीवन व्यतीत करना है पानी में। तो इसके लिए इनको नेचर ने क्या दी, एक वैक्सी कोटिंग दी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन थ्रू वाटर और इंसेक्ट, यानी कि कहीं कहीं पॉलिनेशन वाटर से भी हो जाता है, कहीं कहीं इंसेक्ट से भी होता है। जिनका वाटर से होगा तो वो तो ऐसे वाले होंगे, ठीक है ना। जिनका वाटर से पॉलिनेशन होगा वो ऐसे वाले होंगे, पूरे इमर्ज्ड होंगे। और जिनका इंसेक्ट से होगा वो ऐसे वाले होंगे जो सरफेस पे होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको इनकी मतलब दोनों की पिक्चर दिखाती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको। अब ये जो है, ये ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो मतलब ऊपर है, सरफेस पे है। तो इसके फूल ऐसे निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका पॉलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट करेंगे ऑफ कोर्स। सुंदर सुंदर कलर हैं, फ्रेग्रेंस भी होगी इनमें, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। ये नीचे से देखो आपको ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे, ये लंबा सा तना नीचे जा रहा है इनका, ये किसी तालाब वगैरह की उसकी वो है। ये लंबा सा तना नीचे जा रहा है और ये ऊपर क्या है, इसकी पत्ती है और पत्ती से ऊपर क्या निकला है, फूल। दूसरी वैक्सी कोटिंग, अगर आप में से किसी ने भी कभी कमल के पत्ते को नोटिस किया हो तो आपने वहां देखा होगा, उस पे आप जैसे ही पानी डालोगे ना, आपको लगेगा कि ये पानी इससे टच, मतलब पानी ने इस पत्ते को छुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे गोलियों की बूंद की तरह, ऐसे मोतियों की बूंद की तरह पानी नीचे स्लाइड कर जाता है। तो ये क्या है, दिस इज वैक्सी कोटिंग, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना भाई, पानी इसको मतलब टच ही नहीं कर रहा, तो गलाने की बात तो बहुत दूर की है, इसे डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं पाएगा। आप समझ गए। तो ये है हमारे एडेप्टेशंस का एंड, चैप्टर का। तो हमने प्लांट्स में एडेप्टेशंस में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। देखो किसी भी चीज को याद करने की पहली शुरुआत यही होती है कि आप उसके टॉपिक्स को याद रखें, ठीक है। तो हमने डेजर्ट पढ़ लिया, हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ लिया, हमने कोल्ड रीजन्स पढ़ लिया, हमने एक्वेटिक पढ़ लिया, राइट। इन सभी को याद करने का तरीका ये होगा कि आप इन सभी की क्लाइमेटिक कंडीशंस को याद रखें। समझ रहे हैं आप, क्लाइमेटिक कंडीशंस को याद रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ग्रासलैंड्स भी पढ़ा था हमने, ग्रासलैंड बताना मैं भूल गई थी। हाँ, ओके। तो मैंने तो इसे पढ़ा दिया, आप इसको अपने नोट्स बना के और इसको याद कर लीजिए। और हाँ, नोट्स बनाने के टाइम आप एक चीज का खास ध्यान रखें कि आप ना कम से कम शब्दों में लिखें। मतलब जितना
कम कर सके उतना कम शब्दों में लिखें, ये आपको रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।